नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल पैरानॉर्मल दुनिया में एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। ये कहानी भूतों की बारात और भूतों की शादी पे है। ये कुछ नया है, आप लोगों को सुन के भी ये बहुत अच्छा लगेगा। इस कहानी में थोड़ी थोड़ी फ़नी कंटेंट्स भी है, तो आप ज़रूर इन्जॉय करना इस कहानी को। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक, डू शेयर एंड डू कमेंट। इन सारी चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी मैंने गौरा से उठाई है और ये कहानी के लेखक हैं प्रशांत जी। तो चलिए अब उनकी ज़ुबानी ये कहानी सुनते हैं। ये कहानी उनकी नानी पे घटित है। तो शुरू करते हैं ये किरदार से। जब ये कहानी घटी, मेरी नानी जी 30 वर्ष की आयु में नवविवाहित थी। उनकी नाना जी 30 वर्ष की आयु में नवविवाहित थे। उनकी पत्नी और बच्चे अपने मूल स्थान पर थे और वो उन दिनों एक कवारे की तरह रहते थे, क्योंकि वे आगरा शहर में नए थे और बातचीत करने के लिए मुश्किल से हिंदी बोलते थे दूसरों के साथ। वो एक व्यस्त व्यक्ति थे और वो बताते हैं कि उन दिनों मैकेनिकल इंजीनियरों का काम और समय सीमा के बीच बख्शा नहीं जाता था। वो ओवर टाइम भी करते थे। बॉस जो भी तय करता था उनके लिए उसके काम का समय सुबह 5 बजे था। आखिरकार वो घटना के बाद अगले 5 वर्षों में भी बॉस बन गए थे नाना जी। इस महान व्यक्ति का इतना सारा इतिहास। अब बात करते हैं उस घटना की। एक रात वो हमेशा की तरह 11:30 बजे ऑफिस से निकले और बस स्टॉप के पास खड़े हो गए। दुर्भाग्य से वो आखिरी बस को चूक गए, जो कि 11:35 में आती है। और वो टैक्सीज वगैरह ढूंढने पर उन्हें कुछ मिला नहीं और एकमात्र विकल्प बचा था कि वो पैदल चलकर 3.5 किलोमीटर तक जा सकते थे। तो अब जैसे मैंने बताया कि वो शहर नया था, उसे कम से कम अपने घर का रास्ता तो याद आने लगा था। वो कुछ मोड़ों, कुछ गड्ढों वाली सड़कों के बीच में एक नए राजमार्ग की तरह था। जैसे ही उन्होंने लगभग एक चौथाई रास्ता पार किया, उन्होंने अपने बाएं हाथ की दिशा में एक बारात जाते देखा। उत्तर भारतीय शादियों में ज़्यादातर देर रात तक ये बहुत लंबी होती है और शादियों में बारात का आना जाना तो कॉमन है। तो ये कोई नई बात उन्हें नहीं लग रही थी। उन्होंने हमेशा की तरह लोगों को अनदेखा किया। अब शादी का हॉल कैसा था, इसका कुछ आपको तजुर्बा बताता हूँ। ये इतना तेज जुलूस था जिसे किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। लेकिन मेरे MGF ने इसे 500 मीटर की दूरी पर आने के बाद ही सुना। 100 से 200 से अधिक लोग उपस्थित संभव नहीं है और एक भी शोर उत्पन्न नहीं हो सकता है। ये लगभग अंधेरी जगह का सटीक केंद्र था और चमत्कार रोशनी उस जगह को रोशन करती थी, लेकिन वो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि वहाँ कितने लोग थे, क्योंकि वहाँ केवल शोर ही सुना जा सकता था और वहाँ पे बहुत सारे बजाने वाले और बैंड बाजा बारात और वाहनों को भी नहीं देखा जा सकता था। जिन्हें जिन्हें पार्क करने वाले भी कहीं पे तो पार्क कर रहे होंगे, वो भी नहीं दिख रहे थे। वो केवल शोर था और भयंकर शोर था। वो 10 मिनट और आगे चले गए, 10 मिनट चलते गए और 10 मीटर और आगे चले गए और कहीं से भी उनके सामने 2 लोग आए।
एक पारंपरिक भारतीय पोशाक में मेरे दादाजी को बारात में आने के लिए आमंत्रित किया। अब उन दो आदमियों का वर्णन आप सुनिए। उन दो आदमियों में से एक ने कहा उन दो आदमियों में से एक ने कहा, नमस्कार बड़े साहब, कैसे आना हुआ? मेरे दादा ने कहा, माफ कीजिए, मेरी आपसे कभी पहचान ही नहीं हुई। क्या आप मुझे जानते हो? इस... उन्होंने कहा, नहीं, हम आपको नहीं जानते, लेकिन हमारे सबसे अच्छे दोस्त का एक जुलूस मैदान के केंद्र में उसी स्थान पर हो रहा है। उन्होंने कहा, कहाँ? उन्होंने हॉल की तरफ उंगली करके कहा, उसी स्थान पर। हम आपको शादी समारोह में दिल से आमंत्रित करते हैं और आपकी उपस्थिति के साथ ये अधिक आनंदमय होगा। अब मेरे दादाजी उन बदमाशों के साथ उसी दिशा की ओर मुड़ नहीं रहे थे और इस समय आधी रात में अपने शहर के एक गैंगस्टर के साथ चलने की कल्पना करें। वो भावना उन्हें आ रही थी कि अब वो क्या करें। उन्होंने कहा, निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे देर हो रही है। आज से वो जिस सुखी जीवन का नेतृत्व करेंगे उसके लिए आशीर्वाद दे। उन्होंने उन्हें ज़बरदस्ती समझाने की कोशिश की, लेकिन शालीनता से। लेकिन वो उनके साथ आगे बढ़ने के मूड में नहीं थे। उन्होंने कहा, क्षमा करें, लेकिन मुझे जाना होगा। फिर उन्होंने कहा, तेरे मुंह की बात ना सुनना हमें अच्छा ना लगा। यदि आप बारात में शामिल नहीं हो रहे हैं तो कम से कम बुफे का डिनर तो कर ले। तो फिर नाना जी ने कहा, नहीं, मैंने पहले ही रात में खाना खा लिया, मुझे इस समय भूख नहीं है। वो अधिकतर उनसे बचने के लिए सहमत हो गए, बिना ये पूछे कि वो कुछ खाद्य पदार्थों को पैक कर सकते हैं और वो उन्हें खा भी सकते हैं। उन्होंने मेरे दादाजी को एक कपड़े का थैला दिया और कहा, ये सबसे अच्छा है जिसे आप चख सकते हैं। कृपया इसे ठंडे होने से पहले चख लें। मेरे दादाजी ने उन्हें धन्यवाद कह के वहाँ से भाग गए। जब वो भागने के उस पॉइंट से 100 मीटर की तरह दूरी जो था उससे आगे निकले, उन्होंने पीछे देखा तो वहाँ कोई आत्मा नहीं थी। शायद वो एक घुमावदार रास्ता था और उसे वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ कोई खड़ा था, तो सड़क पर कोई नहीं था। कोई वाहन नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अगर वास्तव में शादी थी तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अभी इतने इनविटेशन, इतने रिजेक्शन के बाद भी दादाजी को वहाँ कुछ कैसे नहीं दिख सकता है? उन्होंने उसे चकमा दिया और एक तनाव मुक्त आदमी होने के नाते अपने घर घुस गए। चुपचाप दरवाज़ा खोला, अन्य रूममेट्स को बिना परेशान किए कवर के बीच फिसल गए। अगली सुबह जब वे उठे तो उनके दोस्तों ने उत्सुकता से पूछा, उस बैग में क्या था? उन्होंने कहा, थोड़ा सा खाने का सामान है, पर मत खाओ उसको। उनके दोस्तों ने मजाक से कहा, तो फेंक दूं? तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। जिस क्षण उसने कपड़े की थैली खोली, उन्होंने देखा कि लाल कपड़े में लिपटा हुआ है और उन्होंने उसे खोला तो उसके पास भोजन नहीं, लेकिन हड्डियां थी। ना जाने किसकी हड्डियां। एक जानवर की तरह तो लग रही थी और मनुष्य की तो एक तरह से ज़्यादा। दोस्तों ने तुरंत उनसे पूछा, उसने ये सामान किस होटल से खरीदा था? तब उन्होंने जवाब दिया,
क्या वो पनवाड़ी वाले रास्ते के पास वो जो ज़मीन है वहाँ पर शादी हो रही थी किसी की, उन्होंने दिया था? उनको उनके जो दोस्त थे उन्होंने फिर से जवाब दिया, क्या बोल रहा है, वहाँ कोई मैदान नहीं है, वहाँ कब्रिस्तान है। भूतों की शादी में मैं गया था क्या? कोई ज़मीन नहीं है। अब ये सुन के उन्हें समझ नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। वहाँ मैदान भी था, वहाँ लोग उन्हें इनविटेशन भी दे रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग इनविटेशन दे रहे हैं, शादी का गाना बज रहा है, लेकिन वहाँ पे मैदान ना हो और कब्रिस्तान हो। मेरे दादाजी एक मजबूर व्यक्ति थे और उन्हें ये झटका लगा। भले ही उन्होंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि उनकी आखिरी हंसी थी। वे जानते थे कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उनके दोनों क्योंकि वो जानते थे कुछ गड़बड़ है और उनके दोनों रिसेप्शनिस्ट आत्मा थे और वो कभी भी किसी इंसान से नहीं मिले थे। अब उनकी आंखों में दुनिया का अंत देख सकते हैं, लेकिन उस दिन उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसे उनसे उन्होंने वायदा किया कि इस भयानक समय में उस रास्ते से फिर कभी नहीं जाएंगे। तो आज की कहानी बस इतनी ही थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आपने जो आज तक प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। आगे भी अगर आपको कोई भी अपनी कहानी आपको मेरे थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू किसी पूरे दुनिया तक पहुंचानी है, तो ज़रूर से ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे अपनी कहानी को शेयर करें। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर